हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में आपको प्लेन मिरर के बारे में मैंने बेसिक्स बताए थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वो कैसे फॉलो करते हैं, उससे इमेज कैसे बनती है। ठीक है। और इमेज की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। आज मैं थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर के बताऊंगा। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि इमेज का रिवर्सल कैसे होता है प्लेन मिरर में। देखिए, इमेज रिवर्सल का क्या मतलब है। कभी आपने महसूस किया हो कि आप जब भी मिरर में देखते हैं सामने, है ना, जैसे ये मिरर है, ये मिरर लगा हुआ है और इसके सामने आपने पी लेटर लिख दिया, तो आपको मिरर के अंदर ये इमेज दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं इमेज का रिवर्सल। यानी जब पी लेटर आपने, जैसे सामने ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर का साइड व्यू है, मिरर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और आपने पी लेटर रख दिया, पी का इस तरह से सर्कल जो है वो ऐसे है, तो वो रिवर्स होके आएगा। यानी उसका जो फ्रंट है, जो उसका सामने वाला सरफेस है, सामने ही आएगा और पीछे वाला सरफेस पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। डी लेटर है, ये रिवर्स। यानी जो भी डायमेंशन, कोई पेंसिल वगैरह आपने परपेंडिकुलर ऐसे रखी तो उसकी नोक रिवर्स हो जाएगी, इसको बोलते हैं इमेज रिवर्सल। ऐसा नहीं होगा कि आपने पेंसिल की नोक ऐसे रखी और इमेज की नोक भी ऐसे ही दिखाई देगी, ये गलत है। वो रिवर्स हो जाएगी, जो सामने वाला हिस्सा है वही निकट बनेगा। क्योंकि इसका कारण क्या है कि मिरर में जो भी चीजें प्लेन मिरर से जितना दूरी पर होती है, मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर पे है तो इसकी इमेज भी 5 ही सेंटीमीटर पे बनेगी। इसका जो बैक है वो दूर है तो उसका भी बैक दूरी होगा। जितनी दूरी पर उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इमेज की वही डिस्टेंस होती है। तो जो भी डायमेंशन मिरर के परपेंडिकुलर होंगी, दे जस्ट गॉट रिवर्स, इट इज कॉल्ड इमेज रिवर्सल। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि जब आप मिरर के सामने तैयार होने के लिए खड़े होते हो और अपना दायां हाथ ऊपर उठाते हो, तो ऐसा लगता है कि इमेज का बायां हाथ ऊपर उठा है। उठा तो आपके इसी हाथ का इमेज है, लेकिन चूंकि आपकी इमेज ऐसे रिवर्स हो गई है इस तरीके से, तो इस हाथ की इमेज को वो जब इमेज की हाथ में दिखेंगे तो वो इमेज का हाथ लेफ्ट दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट राइट रिवर्सल हुआ है, लेफ्ट टू राइट। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने तो राइट हैंड उठाया था, इमेज ने लेफ्ट हाथ उठाया है, तो ऐसा लग रहा है लेफ्ट और राइट का रिवर्सल हुआ है, जबकि लेफ्ट और राइट का रिवर्सल नहीं हुआ है। इमेज तो राइट हैंड की ही बनी है, लेकिन वो लग, चूंकि आपकी जो बॉडी है वो ऐसे घूम के सामने आ गई ना, क्योंकि आप जब ऐसे खड़े हो तो इमेज भी ऐसे ही नहीं खड़ी है उसके अंदर, वो टर्न हो गई है ऐसे। तो वो जो हाथ आपका राइट हैंड था वो इमेज का लेफ्ट हैंड लग रहा है। इसे बोलते हैं फ्रंट टू बैक या इमेज का रिवर्स। और जो भी डायमेंशन, मान लो आपने पेंसिल ऐसे रखी तो इमेज में भी ऐसे रखी जाएगी। यानी जो भी डायमेंशन मिरर के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में, वो रिवर्स नहीं होगी। वही डायमेंशन रिवर्स होगी जो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। मिरर के परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन ही रिवर्स होगी दोस्त, पैरेलल वाली डायमेंशन का रिवर्सल होना इम्पॉसिबल है। तो मिरर इमेज को रिवर्स करता है। इस कंसेप्ट को हम वेलोसिटी ऑफ इमेज में भी अभी आगे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। आप कोई भी चीज आप अपने हाथ को प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप अपने राइट हैंड को उठाएंगे तो इमेज में भी इसी तरफ वाला हाथ ऊपर उठा होगा, लेकिन चूंकि वो घूम चुका है इसलिए वो लेफ्ट लगेगा, है नहीं। ठीक है। सो ये इमेज रिवर्सल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके सामने लाया था। और अब जैसे हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। एफ ओ वी का मतलब है फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू का मतलब, देखिए, जैसे ये मिरर है, ठीक है, और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हम बना रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बनाया, इमेज बनाना सिखाया। तो आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल मिरर के टॉप मोस्ट कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होने वाली रे और बिल्कुल बॉटम मोस्ट कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होने वाली रेस बनाएंगे। इसके ऊपर तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगी रेस, क्योंकि मिरर ही नहीं है। इसके नीचे भी मिरर नहीं है। जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट क्या है, देखो, ये देखो, अगर आपकी आंख, भाई कोई भी रे है,
वो तो इन्हीं जोन्स के अंदर रहेगी ना। और भी बना देता हूं मैं, कई सारी रेज बना देते हैं। अगर आपकी आंख जो है वो इस जोन में है, 3 जोन बना दिए मैंने। एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप और बॉटम रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एक्सट्रीम टॉप के भी ऊपर आंख चली गई आपकी, एक्सट्रीम बॉटम के भी नीचे चली गई आपकी आंख। तो जब यहां पे खड़े होगे तो आपके पास तो कोई रिफ्लेक्टेड रे है ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो बस यहीं तक आ रही है, इसके नीचे तो रिफ्लेक्टेड रे का कोई नामो निशान नहीं है, इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे का नामो निशान नहीं है, इसके सिर्फ बीच में ही रिफ्लेक्टेड रे राइज करती है। इसका मतलब कि आपको इतने ही जोन में फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ये हो गया, यहां से यहां तक जितना भी ये फैलता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर अगर आप कहीं भी खड़े होगे, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, कहीं भी आपकी आंख होगी, आपको ये ओ डैश इस मिरर के अंदर दिखेगा। लेकिन आप इससे बाहर निकले तो ही आपको वो इमेज दिखना बंद हो जाएगी। आप यहां खड़े हो, इमेज तो बन रही है, लेकिन आपको मिरर के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फील्ड ऑफ व्यू को बनाने का सबसे आसान तरीका, एक तो तरीका है कि इंसिडेंट रे को टॉप बॉटम से लगा और जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आए उनको मिलाओ। दूसरा सिंपल तरीका है कि वो जो इमेज बनी है, वो तो सबको पता ही है कि जितने सामने ऑब्जेक्ट है उतने सामने इमेज होगी, उससे 2 रेज बिल्कुल टॉप और बॉटम से चला दो। वही तो रिफ्लेक्टेड रे की डायमेंशन है। रिफ्लेक्टेड रे की दिशा में ये 2 रेज उसके टॉप और बॉटम कॉर्नर से चला दो, ये जहां जहां जाएगी वो फील्ड ऑफ व्यू होगा, उसके अलावा फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा। जरूरी नहीं कि आप इंसिडेंट लाओ फिर रिफ्लेक्ट करो, सीधा रिफ्लेक्टेड रेज को ही आगे बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको यूज करके एक कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लो एक एरो बनाते हैं, ये है ए, ये है बी, और इसकी इमेज अंदर मिरर के अंदर बनेगी, ए डैश बी डैश, बिल्कुल उतनी उतनी हाइट का बनता है, मैग्निफिकेशन वगैरह तो कुछ होता नहीं। अब हम इसमें ए का, पहले ए का फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे, बी का फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे, दोनों के बीच का फील्ड ऑफ व्यू ही टोटल फील्ड ऑफ व्यू होगा। जैसे देखो ए कहां कहां तक दिखाई देगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए से रेज चला रहा हूं, बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप कॉर्नर से जा रही है, ए से रेज चला रहा हूं, बिल्कुल बॉटम से जा रही है। ठीक है, इसी तरह मैं बी से बी रेज चला रहा हूं, देखो इसका मतलब इस येलो रे के ऊपर ए दिखाई नहीं देगा, नो ए विजिबल, यस ए, ए यहां पे यस दिखाई देगा, नो ए, मिरर के अंदर कोई ए दिखाई नहीं देगा, एक पॉइंट की। अब मैं दूसरे पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू बना रहा हूं, ये देखो ये जा रहा है बी, यहां पे नो बी। तो अगर आपकी आंख यहां पे हुई, इस जोन में हुई, तो आपको ए तो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बी दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब येलो के ऊपर ए भी यस है और बी भी यस है, तो यहां पे, और इसके इसके नीचे बी दिखाई नहीं देगा, नो बी। देखो इस येलो लाइन के नीचे बी दिखाई नहीं देगा, ऊपर भी बी, यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पे ए और बी दिखाई कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, सो अगर हम देखें तो इस लाइन के नीचे आ जाइए। ठीक है, इस लाइन के नीचे आना पड़ेगा, यस ए यस बी, यानी इन दोनों लाइनों के नीचे आना पड़ेगा आपको, और इन दोनों लाइनों के ऊपर आना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है, क्योंकि एक भी लाइन के ऊपर होगा या एक भी लाइन के नीचे होगा तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी जिससे वो चल रही है। जैसे ये लाइन जो है ना बी से जा रही है, इसके आप नीचे आ गए तो बी दिखाई नहीं देगा, और इसके नीचे आ गए तो आपको ए दिखाई दे जाएगा, इसके ऊपर ए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिंपल से कंसेप्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए हम उसके एक्सट्रीम टॉप और बॉटम का फील्ड ऑफ व्यू बना देंगे और हमें पता चल जाएगा, यानी ये जोन जिसको मैं हैच कर रहा हूं, ये जोन फील्ड ऑफ व्यू है। This is the field of view. This is called field of view. आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, वो कहेगा एक मिरर है, इससे L डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिरर की लंबाई चौड़ाई भी 2L है। ठीक है, इसके सामने L ही दूरी पर, ऑब्जेक्ट से L ही दूरी पर एक रोड है, यानी 2L डिस्टेंस पर मिरर से एक रोड बनी हुई है। इस रोड पे एक व्यूअर चल रहा है,
और व्यूअर चलते चलते मिरर के अंदर झांक रहा है और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है मिरर में उसको देख रहा है। समझ रहे? ओ की जो इमेज मिरर के अंदर बन रही है उसको विजुलाइज कर रहा है। तो रोड की कितनी लेंथ में उसको ओ डैश की इमेज दिखाई देगी? तो सिंपल क्या करना है, बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप से एक रेज ले जाएंगे, एक्सट्रीम बॉटम से ले जाएंगे, बस इन दोनों पॉइंट के बीच में जब तक वो चलेगा उसको पूरी की पूरी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसको यहां से यहां तक मिला देता हूं, यहां से यहां तक मिला देता हूं। आई थिंक ये 45 होगा, क्यों? क्योंकि L बाई L 45 है। ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो ये 12 तो सीधे सीधे 12 हो गया सामने सामने, ये 12 तो सीधे सीधे 12 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ये 12 है, ये भी ट्राइंगल में 45 एंगल है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस लेंथ 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इसी तरह ये भी 12 होगा। वो हाथ से बना रहे हैं ना, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये 12 बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा कि रोड के 6 सेल लेंथ के जोन में उस बंदे को वो ओ डैश की फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई रेज नहीं है, नो ए, कुछ दिखाई नहीं देगा, नो व्यू। ठीक है, क्या करना है, ओ डैश से एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम से 2 रेज लेके चली जानी है और वो जो 2 रेज जाके वहां पर टकराएंगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जोन की डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब देखते हैं, हमने फील्ड ऑफ व्यू को कवर कर लिया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया आपका। इसी फील्ड ऑफ व्यू में एक कॉन्सेप्ट है, एक और क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा मिनिमम हाइट टू सी द फुल इमेज। जैसे आपने मान लो आपको अपने ड्राइंग रूम में एक मिरर लगवाना है जिसमें आप रोज तैयार होते हैं, ठीक है, और आपको अपनी फुल इमेज, एंटायर इमेज देखना है और आपकी हाइट मान लेते हैं 6 फुट की है। प्रैक्टिकलिटी आसान करने के लिए मैं आईज को क्या कर लेता हूं, आईज को मैं बिल्कुल हेड के टॉप पे ले लेता हूं। ये फुट है, सॉरी मुझे फुट लिखना है, मैं हेड लिख देता हूं, ये फुट है। ठीक है, ये फुट है बॉटम, और ये 6 फीट हाइट का पर्सन है, मान लेते हैं आप ही की हाइट 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट हाइट का पर्सन है और ये सामने मिरर लगवाना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि उसको कितनी मिनिमम हाइट का मिरर जरूरत पड़ेगी, L/2, L/3, 2L/3, 3L/4, कितनी हाइट का उसको मिरर चाहिए और जमीन से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज, जमीन से हाइट डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आईज और फुट के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे। आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जमीन के मिड पॉइंट से क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि फुट से जो रेज है वो, मान लो यहीं पर मिरर लगा हुआ है, फुट से जो रेज है वो टकरा के, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, तो फुट से जो रेज है वो टकरा के उस पर्सन की आंख तक पहुंच जाए, पहुंच रही है ना। अगर आप मिड पॉइंट पर नहीं रखेंगे तो फुट से रेज टकरा के वहां तक नहीं पहुंचेगी और पीछे बढ़ाने पर ये फुट की एक इमेज एफ डैश यहां दिखाई दे जाएगी जमीन पर उसको। ठीक है, ये वैसे सिमिलर नहीं लग रही, हाथ से बनाया है ना, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर स्केल कंपास से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। और आइस तो चूंकि टॉप पे ही है तो आइस से चलने वाली रेज फिर आइस पे ही आ जाए तो दिखाई दे जाएगा, इसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं, जो रेज सामने गिरेंगी वो सामने ही आ जाएंगी, क्योंकि आइस को हमने बिल्कुल हेड के टॉप पे माना है, जनरली थोड़ी सी नीचे होती है, थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 फीट है, ये भी 3 फीट है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की डायमेंशन बराबर होती है, तो ये भी 3 फीट है। तो मिनिमम 3 फीट की हाइट का आपको बंदे को मिरर चाहिए। उसके ऊपर नीचे ले सकता है बट वेस्ट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टॉप आइस के लेवल पर होना चाहिए ताकि रेज वहां से टकरा के आइस पर ही आ जाए, और बॉटम जो होना चाहिए वो हेड और फुट के, आइस और फुट के बीच में जस्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि क्या ये
थोड़ा आगे आएगा तो मिरर की लाइट लेंथ चेंज होगी, जरूरत है कुछ। इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना दूर खड़ा है, दूर जाके खड़ा हो या पास खड़ा हो, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो कैसे, अगर ये पर्सन थोड़ा आगे चल के आ जाता है, मान लो ये यहाँ आके खड़ा हो जाता है, इस जगह पे आके खड़ा हो जाता है, अगर ये पर्सन इस जगह पे आके खड़ा हो जाता है, तो भी यहाँ से रेस को चलना है, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये एंगल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एंगल एडजस्ट हो जाएगा। आइस के एंगल को तो एडजस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधे ही सामने से सामने आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज है, एक चीज अगर हम आप देखें जरा ध्यान से, हाँ, एक चीज है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें कि अगर इस फुट के सामने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, मान लो आपको कोई जूता वगैरह पड़ा हो आपके पैर के सामने, तो क्या आईज को वो जूते की इमेज दिखाई देगी? तो पहले हम जूते की इमेज बना लेते हैं। जूते की इमेज तो उतनी ही डिस्टेंस तो पीछे बनेगी, मान लो पी पे जूता पड़ा है तो पी पे उसकी इमेज बनेगी। अब हम उसका फील्ड ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं जरा दोस्त, ठीक है। पी डैश जूते का फील्ड ऑफ व्यू यहां से ऊपर जा रहा है और ये यहां से ऊपर जा रहा है, इन दोनों लाइनों के बीच में ये फील्ड ऑफ व्यू है जूते का। अब आप देख लो, क्या आपकी आईज इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है? नहीं है। आपकी आईज इन फील्ड ऑफ व्यू के अंदर नहीं है, तो फिर आपको ये जूता की इमेज दिखाई नहीं देगी। लेकिन यही जूता अगर आपका पीछे पड़ा होगा, मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं ताकि, हाँ, यही जूता अगर पीछे पड़ा होता, यहाँ पे पड़ा होता, अगर आप मतलब आपके पीछे इधर एक्चुअली में यहाँ पे पड़ा होगा, तभी यहाँ पे इमेज बनेगी। अब देखिए, अब इस केस में, अब जब आप इससे लाइन मारते हुए गुजारेंगे, ये देखिए जा रही है और ये जा रही, आपकी आईज देखो फील्ड ऑफ व्यू में आ गई, तो आपके पैर के पीछे का सारा संसार आपको दिखाई देगा, पैर के आगे का संसार आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह की बातें हैं, यही चीजें आपको बताना मैं चाहता हूं। और कुछ न्यूमेरिकल में भी हम इस तरह के सवाल लेके आएंगे, जिसमें आईज का लेवल बॉडी से आगे पीछे भी हो सकता है, एक दूसरे बंदे को दूसरा बंदा देख रहा हो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम वो वाले सवाल भी हैंडल करेंगे। तो ये हो गया मिनिमम हाइट वाला कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। दो कॉन्सेप्ट और बचे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज का फंडामेंटल क्या है? देखिए भाई, सिंपल से वो इमेज रिवर्सल पे आधारित है कि अगर आप मिरर के सामने किसी स्पीड पे चलते हो, मान लो आप मिरर के सामने 10 मीटर पर सेकंड से चलते हो और अभी मिरर नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अगर ये 1 सेकंड में 10 चलेगा तो इमेज भी 10 चलेगी, क्योंकि उतनी ही उसको चलना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। भाई तुम एक कदम आगे आओगे तो मिरर भी तो इमेज भी तो एक ही कदम आगे आएगी, क्योंकि डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ये बराबर होती हैं। जितना एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने में, तो अगर वो x-1 होगा तो उधर से भी तो x-1 होगा, तो वेलोसिटी बराबर रहती है। लेकिन ये तभी सत्य है जब मिरर रेस्ट पे हो। अगर मिरर भी चल रहा है, मान लेते हैं मिरर भी चल रहा है, एक और केस बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है। मिरर मान लो 5 से इस तरफ को आ रहा है, ऑब्जेक्ट 10 से इधर को आ रहा है, क्योंकि सारी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेजर की जाती है। हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस विद इमेज ऑब्जेक्ट। मिरर को हमने रेफरेंस पॉइंट चुना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली वेलोसिटीज रिलेटिव कर देंगे, इसको हम 10 की बजाय इसको हम 15 कर देंगे। 10 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में हो गई 15। अब ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गई 0। अब इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगी -15। समझ में आए? पहले मिरर को रेस्ट पे लाके फिर लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर in x direction is equal to minus of velocity of image with respect to mirror in x direction, sorry,
एक्स डायरेक्शन। बट वाई डायरेक्शन में अगर आप 10 से चल रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में चूंकि वो रिवर्स नहीं करता है, तो वाई डायरेक्शन में कोई रिवर्सल नहीं होता है इन वाई डायरेक्शन। जेड में भी कुछ नहीं होगा, बट केवल एक्स डायरेक्शन, यानी जो परपेंडिकुलर, एक्स मतलब जो डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द मिरर चलेगी। आप ऐसे चलोगे, यानी ये मिरर मान लो सामने लगा, आप मिरर के पैरेलल चल के देखो, कुछ नहीं होगा। मिरर के ऊपर ऐसे जाके, वैसे तो उड़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर तरफ चल के देखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर जैसे चलोगे, सामने मिरर लगा है आपके, तो आप कुछ नोट कर सकते हो ये बात। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज के कुछ सवाल हो गए। जैसे कि अगर आप देखें तो ये आया आंसर वेलोसिटी। अगर मान लो वो कल को आपसे ये पूछे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो लोग इसी आंसर को लिखाते। इस आंसर को नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? फिर काइनेमेटिक्स कहाँ किस काम आएगी, किस दिन काम आएगी? आई जी माइनस एम जी। आई एम है -15, आई जी वो पूछ रहा है इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एम जी कितना था 5, यानी -5 एम जी था। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? -15 +5 तो यही हो गया -5, यहाँ से हो गया -20। ठीक है, हम क्योंकि इस तरफ को जा रहा है ना, तो आई एम होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इमेज खुद माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी माइनस में है, तो माइनस। ठीक है, तो अब एक सवाल इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें अब हम कर देते हैं मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। देखो कैसे, मान लेते हैं दो पैरेलल मिरर। सबसे पहले सबसे आसान पैरेलल वाला कंसेप्ट, ये देखो, इसमें भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो 5-5 सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर मिरर के बीच की डिस्टेंस है। अब वो पूछेगा इस M1 और M2 से कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इस M1 M2 से कितनी इमेज बनेंगी ये देखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप M1 से इमेज बनाएंगे, 5 पे है तो 5 पे ही बनेगा पहला। तो I1 इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ O इन M1। इसी तरह I2 इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ O इन M2। ये डायरेक्ट इमेज है, सिंपल जैसे कि बन रही। नाउ अब क्या होगा कि इससे टकरा के ये रेज जो कहां से आ रही हैं? I2 से आ रही हैं। इस M1 को ऐसा लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट तो है, एक और ऑब्जेक्ट है जो मिरर के पीछे बैठा हुआ है। ये नहीं जानता कि मिरर के पीछे कोई और बैठा हुआ है, ये तो समझेगा यहां से भी रेज आ रही है। देखो ये रेज लौट के आ रही है ना, ये रेज यहां से, इसको भी ऑब्जेक्ट समझेगा। यानी ये जो वर्चुअल इमेज है विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M1। जो I2 इज ए वर्चुअल इमेज ऑफ O है, विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता दोस्त। ऐसा ऑब्जेक्ट जो है ही नहीं, वहां से रेज आ रही है। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट क्यों माना जाएगा? क्योंकि अब ये रेज इसके लिए इंसिडेंट रे हैं। इंसिडेंट रे जहां से आती हुई लगती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये इसको समझेगा कि 5-5 10 5 15 पे खड़ा हुआ है, तो ये इसकी इमेज I2 डैश बना देगा 15 पे ही। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना देगा ये। यानी प्लेन मिरर में ये केस और हो सकता है, अगर मल्टीपल मिरर हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बन सकती है। इसी तरह I1 O से जो रेज ऐसे टकराएंगी और जब रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, तो I2 M2 को ऐसा लगेगा कि I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसकी इमेज 15 पे बनेगी I1 डैश। अब ऐसे करते करते I1 डैश अगेन इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, I2 डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे बनते 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगी। अगर ये मिरर की लंबाई इनफाइनाइट है, तो ये रेज ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होती ही चली जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होके वो मल्टीपल इमेजेस बनाती चली जाएंगी। इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट, इफ द लेंथ ऑफ द मिरर आर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इमेजेस आपको, आप कभी सलून में जाएंगे, किसी सलून में, और आप बाल कटवाने के समय आप देखेंगे आगे पीछे मिरर लगा होगा, आपको देखा आपके कई सारी इमेजेस आगे पीछे बन रही होंगी। और कुछ देखते हैं, मान लो
एक और केस देखते हैं जिसमें मिरर्स के बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री है और ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकली बैठा है 60-60 पर। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप इसको सेंटर मान के कॉर्नर को इसकी रेडियस बना के सबसे पहले तो आप एक सर्किल बना डालिए, ठीक है। और ये आ रहा है नीचे ऐसे, ये आ रहा है पीछे ऐसे। अब देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आपको एक छोटा सा मिनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो आपको शायद पता भी हो। देखना, जो नया पढ़ रहे हैं शायद उनको ना पता हो कि कोई भी मिरर है, अगर आप उसके साइड में बैठे हो, मान लिया कि आप जो है, आप यहां तक मिरर है ही नहीं, इधर तक जो है मिरर तो यहीं पे खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि क्या ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही आना पड़ेगा, ये वाले जोन में, इस जोन में ही आना पड़ेगा, मिरर के सामने ही खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। नहीं, अगर आप साइड में भी खड़े हो तो भी दिख सकते हैं। देखो कैसे, इससे रेज चलेगी, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी और पीछे बढ़ाए जाने पर ये यहां से आती हुई लगेगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो अगर आपकी आईज यहां पे हैं तो आपकी आंखें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर के भीतर देख लेंगी। आपको नहीं दिखाई देगा अपनी इमेज, क्योंकि आप तो मिरर में देख ही नहीं सकते। आपके पास तो ये रिफ्लेक्टेड आई रेस पहुंच ही नहीं सकती आपकी आंखों तक, ये रिफ्लेक्टेड तो उधर जा रही है। तो केवल उधर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको दिखेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप नहीं दिख रहा तो इमेज में मिरर के पीछे दिख जाएगा छुपा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल मिरर के ऊपर ही आ जाए, उस बाउंड्री पे ही आ जाए, तो फिर कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इससे चलने वाली रेस तो सीधी निकल जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होके जाएंगी नहीं व्यूअर के पास। कम से कम कुछ एंगल की जरूरत है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट उस मिरर के कॉर्नर से जितना एंगल बनाएगा, इमेज की लाइन भी उस मिरर के कॉर्नर से उतना ही एंगल बनाएगी, ये ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है और ये कॉमन साइड है ट्राइंगल की, तो दोनों के एंगल बराबर ही होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर पीछे भी हो गया, मान लो कल को आप मिरर के ही पीछे जाके खड़े हो जाओ, एक तो ये हो गया कि आप मिरर की लाइन पे ही हो, एक हो गया मिरर की लाइन से पीछे खड़े हो गए, तो मिरर की लाइन से पॉलिश से थोड़ी रिफ्लेक्ट होके जाएगी, मिरर के पीछे खड़े होने से कुछ नहीं। यानी आपको मिरर के हर हाल में सामने ही किसी एंगल पर, कॉर्नर पे आना पड़ेगा, तब जाके आपकी इमेज बनेगी। तो जरा अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे यहां यूज कर रहा हूं। ये देखो, एक तो O 60 डिग्री पर है, तो इसकी इमेज पीछे 60 डिग्री पर ही, उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। 60-60 ये लाइन पूरी ऐसे जाएगी, ये 60 डिग्री पर यहां पर। तो ये अगर M1 है तो हम कहेंगे I1 इज द इमेज ऑफ O इन डायरेक्ट इमेज। इसमें M2 का कोई योगदान नहीं है, ये M2 है। M1 इज द डायरेक्ट, I1 इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ O इन M1, ठीक है। इसी तरह ये 60 डिग्री पर है, यहां पर ये 60 डिग्री पर दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे I2 इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ M2 इन O की जो डायरेक्ट इमेज है M2 में, वो I2 है। अब आप देखेंगे कि I1 जो M1 में डायरेक्ट इमेज है, वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसी लाइन पर आ गई जिस लाइन पर M2 है। देखो ये वाला केस, ये वाली इमेज जो M1 ने बनाई थी, अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि ये उसी लाइन पर आ गई जिस लाइन पर वो मिरर है। दिस विल नॉट। इसी तरह I2 जो M2 ने इमेज बनाई थी, वो M1 वाली लाइन पर आ गई, वो भी ऑब्जेक्ट का काम फर्दर नहीं करेगी। तो देयर आर ओनली 2 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो आगे से फिर आपको इतना ना करना पड़े, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। आप सबसे पहले एक डिवीजन करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। सो 120 360 को डिवाइड कितनी बार करेगा? 3 बार, क्योंकि 2 इमेज बनी, कितना नंबर आया? 3 है ऑड, और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? 2, तो n-1 इमेजेस बनेंगी अगर आप सिमेट्रिक रखें। अब हम एक केस ऐसा करेंगे जिसमें अनसिमेट्रिक रखेंगे, उसमें देखते क्या होता है। इसमें तो कितनी इमेज बनी? n-1, यानी डिवीजन करके n जितना आया 3, नंबर ऑफ इमेजेस बनी n-1। अब देखते हैं
कि अगर अनसिमेट्रिक रखा होता, फिर से वही दो मिरर बनाइए, ये बना दिए, ये बना दिए दो मिरर, ये ऑब्जेक्ट है। अभी हाँ, अभी हमको अनसिमेट्रिक रखना है बेटे, तो अनसिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे बनाइए, ये ऑब्जेक्ट है। अनसिमेट्रिक यानी इधर से 90 डिग्री, इधर से 30 डिग्री, M2 से 30 डिग्री बना रहा है, अनसिमेट्रिक हो गया ना। पहले 60 डिग्री था, अब फिर से हम इसको सर्कल मान के ऐसे सर्कल, अगर आप कंपास से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। 90 डिग्री पर सामने है तो इसकी इमेज पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस और ये ऐसा क्यों सर्किल क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये लाइन की जितनी डिस्टेंस होती उतनी डिस्टेंस ये होती, तो सर्किल बन जाएगा एक तरीके से। ये I1 बन गया, द डायरेक्ट इमेज इन M1, बार बार आप समझ ही गए होगे। M2 के अंदर डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि कॉर्नर ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये ऐसे, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, दिस इज I2। नाउ अब आपसे क्वेश्चन, दो इमेज तो आपने डायरेक्ट बनानी, I1 डायरेक्ट इमेज इन M1, I2 डायरेक्ट इमेज इन M2। अब क्या I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं, क्योंकि I1 देखिए M2 की लाइन के पीछे आ रहा है। ये देखो, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, अभी मैंने आपको पिछली बार में केस बताया, ये देखो, अगर आप मिरर की पॉलिश के पीछे की तरफ खड़े हुए हो तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें तो आप देखो ये कहाँ आ गए, ये इमेज की पॉलिश के, मिरर की पॉलिश के पीछे आ गए, I1 का फर्दर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या I2 का होगा, I2 का देख लेते हैं। I2 मिरर के सामने है और I2 की कॉर्नर से लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 प्लस 30 120, ये 30 डिग्री बना रही है, तो ये भी इधर से 30 डिग्री ही बनाएगी। यानी I2 की इमेज I3 इन M1 है, ठीक है। I3 इज द वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट I2। I2 भी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये भी तो एग्जिस्ट नहीं करता। उस इमेज की एक इमेज M1 ने बनाई, बट I1 की फर्दर इमेज नहीं बनी। तो इस हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन, इसमें तो तीन इमेज आ गई, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अगर n ऑड आता है, जैसा कि 120 को डिवाइड करने से n3 आया, तो n-1 बनेंगी अगर सिमेट्रिक रखा है, और n ही बनेंगी, तीन ही बनेंगी अगर अनसिमेट्रिक रखा है। अगर उल्टे पुल्टे एंगल पर रखा है तो n-1 अनसिमेट्रिक n बनेगी, और सिमेट्रिक रखा है बिल्कुल 60-60 पर रखा है तो n-1 बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेना, लास्ट एग्जांपल है, इसमें हम इवन नंबर लेंगे, कोई 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं, मान लो दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डिवाइड करके ये इवन नंबर आता है। इसमें फिर हम दोनों केसेस को कंसिडर कर लेंगे, एक बार हम सिमेट्रिक, एक बार अनसिमेट्रिक, और बस यहीं पे मैं लेक्चर अपना खत्म कर दूंगा। ये देखो, प्लेन मिरर की थ्योरी हो गई। एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया प्लेन मिरर के बारे में दे दिया, ठीक है। मान लिया हम 45 एंगल पर रखे हैं, ये भी 45 है और ये भी 45, और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आपने सर्कल बना दिया बिल्कुल एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया। इनको थोड़ा एक्सटेंड वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और अब आप देखिए 45 डिग्री पर है, तो ये भी डायरेक्ट इमेज भी 45 डिग्री पर ही होगी। ये तो बहुत ही आसान है, ये डायरेक्ट इमेज हो गई। इसी तरह यहाँ भी डायरेक्ट इमेज हो गई, ये कितनी हो गई, डायरेक्ट इमेज इन M2, डायरेक्ट इमेज इन M1। डायरेक्ट इमेज बनाना तो बहुत ही आसान है। अब I1 अगेन आ गई इन फ्रंट ऑफ 45 डिग्री पर, तो I1 की भी इमेज इसमें I3 45 डिग्री पर यहाँ पर दिखाई देने वाली है। देखो I1 का मिरर के कॉर्नर से एंगल 45 है, तो इधर से भी इमेज का भी कॉर्नर से 45 होगा। सिमिलरली I2 का M1 के कॉर्नर से 45 है। ओ, आप देख रहे हैं कि I2 की जो इमेज M1 ने बनाई और I1 की जो इमेज M2 ने बनाई, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। यानी I3 बेसिकली क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ I1 इन M2, दूसरा वर्चुअल इमेज ऑफ I2
इन M1। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए तो वो एक ही दिखाई देंगी, सुपर इम्पोज हो गए, वो छुप गए एक दूसरे के अंदर, अलग अलग नहीं बने। तो आपने देखा 4 अगर आया, नंबर ऑफ इमेज बनी 3, तो आंसर हो गया n-1। अब एक बार अनसिमेट्रिक रख के देख लेते हैं कि अनसिमेट्रिक में कितना बनता है। देखिए, दो मिरर 60-30 पे रख लेते हैं, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये रख दिया मैंने, इधर से 30 डिग्री, इधर से 60 डिग्री, और ये बना दिया मैंने सर्कल एज यूजुअल बनाते हैं। ये कॉर्नर से 30 बना रहा है तो इमेज भी इसकी, डायरेक्ट इमेज भी 30 बनाएगी। ये M1, ठीक है, इधर 60 बना रहा है तो इधर ये भी 60 बनाएगी। लो भाई, ये हो गया I2, डायरेक्ट इमेज है। ये M2 इज डायरेक्ट इमेज, M1 में I1 डायरेक्ट इमेज। अब M1 में जो इमेज बनी ये इस मिरर के सामने आ रही है, देखो ये मिरर इसके सामने आ रही है, कितने एंगल पर, कॉर्नर से 60 डिग्री पर, तो इसकी इमेज भी पीछे 60 डिग्री पर ही बनेगी, I3 सॉरी। और I2 M1 के सामने पड़ रहा है, ये एंगल कितना है, 120, 180, 50, 30 डिग्री जी पे, ये भी 30 डिग्री पे, ये फिर मर्ज हो गया, इस बार ये फिर से मर्ज हो गया। देखो ये 30 पे 30, इधर से 60, ये फिर से मर्ज हो गया एक दूसरे के ऊपर। यानी इसमें कोई अलग केस नहीं है, इसमें वो n-1 ही रहेगा, चाहे आप सिमेट्रिक रखो इवन में, चाहे अनसिमेट्रिक रखो, नंबर ऑफ इमेज हमेशा n-1 बनेंगी। लेकिन अगर ऑड आता है 360/30 है तो अनसिमेट्रिक में कम इमेजेस बनेंगी, अनसिमेट्रिक में ज्यादा इमेजेस बनेंगी, सिमेट्रिक में कम इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का जो भी मैं लेखा जोखा लेके आया था इस चैप्टर का आपके पास, आई होप कि मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा और मेरी कोशिश सफल रही होगी कि ये ऑप्टिक्स का इमेज रिवर्सल, फील्ड ऑफ व्यू, मिनिमम हाइट टू सी एंटायर इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, पैरेलल मिरर, 3 तरीके के एंगल पे समझाया। पैरेलल, इसमें कोई एंगल ही नहीं है, 120 का एंगल, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, और 90 डिग्री का सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। इससे आपको समझ, अब आप इसमें कोई भी एंगल डाल के कर सकते हैं। कल को मान लो वो अगर आपसे कहे कि मान लो 45 डिग्री, ठीक है, अब आप फिर बार बार फिगर बनाने मत बैठ जाना, आप सीधे n निकालना, 360 डिवाइडेड बाई 45, आई थिंक ये 8 आएगा, क्योंकि ये इवन आया तो सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो हमेशा 7 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लो कल को ये कुछ और नंबर ले लेते हैं जिसमें ये तुम्हारा ऑड आ जाए, ठीक है, कोई भी और नंबर ले लीजिए जिसमें ये 7 या 6 आ जाए, तो आप उस हिसाब से उसको देख लेना। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला याद रख के ना, हर बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आई थिंक ये लेक्चर अब मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, और मैंने लगभग आपको मिरर के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट से ताल्लुक करा दिया है, और अब हम आगे इस कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करके कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के बारे में डिटेलिंग करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल प्लेन मिरर के उसमें हम कुछ खास और बढ़िया न्यूमेरिकल प्लेन मिरर के जो जेई एडवांस में या जेई मेंस में आए होंगे, और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा पाया हूँगा, और ये सीरीज़ में मैं पूरी ऑप्टिक्स आपको समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।